सभी व्यूअर्स को, सभी संस्थाओं को, सभी दर्शकों को और खासकर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, उन सभी संस्थाओं को भी आज की इस वीडियो के लिए हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मुबारकबाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी ग्रांट एप्लीकेशन की जो अप्रैल माह में, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई होगी, जिसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन संबंधित फंडिंग एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब इस ग्रांट के लिए जो जो संस्थाएं आवेदन करना चाहती हैं, खासकर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीक में, यानी कि जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होंगे उसी दौरान आपको ये प्रोसेस जो है लाइव कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रजिस्ट्रेशन हो इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के लिए, और इसका जो प्रपोजल राइटिंग है वो भी आपको लाइव कराया जाएगा, और साथ साथ जो है इसकी एप्लीकेशंस भी आपको लाइव सिखाई जाएगी। चलिए जी, इस पर्टिकुलर एजेंसी में ही हम लोग अपना प्रपोजल एप्लीकेशन क्यों करने जा रहे हैं, उसका एक विशेष कारण मैं आपको बता देता हूं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं बात करता हूं, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं, 22-23 की, तो इस फंडिंग एजेंसी ने, अकेले इस फंडिंग एजेंसी ने मोर देन 5200 सीएसआर प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया और उनको फाइनेंस, यानी कि उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। अकेली एजेंसी 5200 प्रोजेक्ट जिसने फाइनेंस किए हों संस्थाओं के, तो आप समझ सकते हैं कि एजेंसी में कितना बड़ा दम होगा। तो चलिए, मैं बिना देरी के आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिएगा, फंडिंग एजेंसी का नाम फिलहाल हाइड किया हुआ है, क्योंकि जब हमारे व्यूअर्स ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, तो सर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ मेरे एंड पर भी हिडन होना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए जी, फंडिंग एजेंसी का नाम मैं यहां पर हिडन कर रहा हूं, और साथ ही साथ कुछ संस्थाएं हैं जो, जैसे ही मैंने इस इंटरफेस को बताया, आप समझ गए होंगे कि ये किस एजेंसी की ग्रांट है। तो मैंने इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसको बंद कर दिया है, आप उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथी समझ जाएंगे वो समझ गए कि हम किस ग्रांट की बात करने वाले हैं, और इसकी एप्लीकेशन के लिए हम लगभग 2-3 महीने पहले से ही आपसे वादा कर चुके थे कि सभी संबद्ध संस्थाओं का इसका एप्लीकेशन हम जरूर करवाएंगे। तो संस्थाएं ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशंस रेडी कर लीजिए 2 से 3 दिन के अंदर। जिस दिन ये वीडियो लॉन्च हो उसके 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने चाहिए। आपका जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में जो भी आपका नाम, पैन कार्ड, एज पर पैन कार्ड है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके लिए कोई फाइल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है या नहीं है, यहां पर आपको लिस्ट में दिखता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन कोई भी मैंडेटरी है या नहीं है, वो यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखता रहेगा, राइट। और अगर मैंडेटरी है, इन केस ऑफ यस, उसका साइज कितना रखना है आपको, उस पीडीएफ का साइज आप इस हिसाब से कैटेगराइज करके रेडी रख लीजिएगा, राइट राइट। तो सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इसके लिए कोई फाइल रिक्वायर्ड नहीं है, आपका सिर्फ नाम जो एज पर पैन कार्ड है वो रेडी रखिएगा फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेडी रखना है आपको, पीडीएफ इसका 2 MB के अंदर होना चाहिए आपका। कॉपी ऑफ ट्रस्ट, अगर आपकी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड आपकी जो है वो, उसका साइज भी आपको 2 MB के अंदर ही रखना है, या रखिएगा। तो यहाँ पर जिनके पास ट्रस्ट डीड्स हैं उन्हें अपनी ट्रस्ट डीड को स्कैन करने के बाद ना कंप्रेस पीडीएफ पर ले जाकर उसको कंप्रेस करना होगा। अगर सोसाइटी सेक्शन 8 है तो आपको अपना बायलॉज जो है वो रेडी रखना है। सेम कंडीशन यहां पर वही लागू हो रही है कि आपको 2 MB के अंदर ही भी ये फाइल रखनी है। बात करते हैं अटैचमेंट्स की, तो यहां पर जो भी अटैचमेंट्स हैं एडिशनल, वो क्या रिक्वायर्ड होंगे। अगर किसी साथी संस्थान का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लोकल लैंग्वेज में, काफी बार हमने देखा है नोंदणी प्रमाण पत्र, जो महाराष्ट्र की संस्थाएं हैं, गुजरात की कुछ संस्थाएं हैं, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं
वो जो है वहाँ की लोकल भाषा में है। इवन देन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की काफी सारी संस्थाओं के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं वो हिंदी भाषा में है। तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश नहीं है, आपका सर्टिफिकेशन इंग्लिश में नहीं है, तो प्लीज आप उसकी एक रजिस्टर्ड कॉपी जो है, जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है, आप एक उसी सेम सर्टिफिकेट को आप ट्रांसलेट करवाइए इंग्लिश के अंदर, उसको नोटरी अटैच करवा लीजिए। तो जो ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहां पर। ध्यान दीजिएगा सभी साथी, मैं बताता जा रहा हूं। आपकी जो डीड है वो कई बार हिंदी भाषा में है, कई बार आपकी डीड जो है वो गुजराती में है, बंगाली में है, महाराष्ट्र की भाषा में है। आपका जो ट्रस्ट डीड है उसकी भी एक अटैच्ड कॉपी चाहिए, ट्रस्टेड कॉपी चाहिए इंग्लिश भाषा के अंदर, जो कि 2 MB के अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि उसको भी आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। सेम, अगर कोई सोसाइटी या सेक्शन 8 है उसका बायोलॉज अगर हिंदी के अंदर है तो प्लीज इंग्लिश वर्जन जो है आपका रेडी रखिएगा, 2 MB के अंदर फाइल आपकी होनी चाहिए। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंटेशंस जो यहाँ पर आपको अटैच करने ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग हैं। आप यहाँ पर देखिए A1 क्या था, नाम था आपका, और A2 में क्या है, सिर्फ सर्टिफिकेशन के बारे में बात हुई है ना। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिनके पास ट्रस्ट डीड है वो ट्रस्ट डीड लगाएंगे, जिनके पास सोसाइटी का बायोलॉज है वो बायोलॉज लगाएंगे, राइट। तो सर्टिफिकेट वाले सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिनके पास डीड है वो डीड लगाएंगे, है ना। जिनके पास बायोलॉज है वो बायोलॉज लगाएंगे, जिनके पास MOU है MOU लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये A2 का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर A1 A2 के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ मैंने बातों को, ठीक है, मैंने नहीं मतलब फंडिंग एजेंसी ने। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद, CSR 1 मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। CSR 1 मैंडेटरी है यहां पर, ये आपका, राइट। यहां पर हमारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रस्टीड हो गई, बायोलॉज हो गया, अटैचमेंट जो मैंने आपको एडिशनल बताया है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर ATG का रिक्वायर्ड है, और उसके लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा फाइल्स भी रिक्वायर्ड हैं, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 12वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट A5, ये भी आपका रेडी रखना है आपको, और इसकी स्कैन कॉपी। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 12वे ATG की स्कैन कॉपी को रेडी करेंगे तो सिग्नेचर्स को वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास ओरिजिनल फाइल आई थी मेल के माध्यम से, उसमें ओरिजिनल्स को कैसे हम मैच करते हैं, मतलब सॉरी उसका सिग्नेचर कैसे वैलिडेट करते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी दी हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चैनल उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक जरूर पेस्ट करवाऊंगा। तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, और अपने ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इनको सिग्नेचर, इनके डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने के बाद अपलोड कीजिएगा, राइट। चलिए जी, मेमोरेंडम, जो MOA AOA है संस्थाओं का, है ना, वो आपको रेडी रखना है। ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी वाले भी ध्यान दीजिए, आपकी नियमावली अलग होती है, और जो है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला पार्ट अलग अलग होता है आपकी बायोलॉज में भी। सेम आपका सोसाइटी वालों का, सॉरी ट्रस्ट डीड वालों का भी होता है कि आपके नियम क्या है, नियम नियम का नियमावली जो होती है ना, ट्रस्ट की नियमावली या सोसाइटी की नियमावली, और कार्यकारिणी से संबंधित जो दिशा निर्देश होता है, तो वो दोनों चीज अलग अलग रखिएगा। एक फाइल आप कंप्लीट वाली रखिएगा, कंप्लीट, ठीक है जी। ऑथराइज कॉन्टेक्ट पर्सन जो भी रहेगा उसकी डिटेल्स आपको रेडी रखनी है, लेकिन इसके लिए कोई भी अटैचमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो अटैचमेंट यहां पर इसका रिक्वायर्ड नहीं है, और नाम वाले का रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी के सब चीजों पे अटैचमेंट्स रिक्वायर्ड है। फाइल साइज 2 MB का आपको रेडी रखना है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखिएगा, जब लाइव आपको ये सिखाया जाएगा, जब लाइव आपसे ये करवाया जाएगा, तो उस समय बिल्कुल भी वेट नहीं किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हैं, आप हमारे साथ प्रोसीड कर लीजिएगा। उसके बाद की कोई भी गारंटी नहीं होगी हमारे एंड से। हालांकि सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे यहां पर जो व्यूअर्स बैठे हुए हैं, उन तक भी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो पहले आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपके जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, ये जब वीडियो कुछ समय के बाद जब पब्लिश की जाएगी हमारे आम व्यूअर्स के लिए, तो उस समय आपको फिर वीडियो देख के कंप्लीट करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, वहां पर फिर आपको टाइमलाइन बहुत कम मिलेगी, राइट।
तो इस बात से आप अवेयर होंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अगर आपको सफिशिएंट टाइमलाइन के अंदर इस चीज को प्रोसेस करना है तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसा बताया रहा हूं वैसा वैसा नोट कर लीजिए और लिख कर रख लीजिएगा, राइट। चलिए जी, ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल हो गई साहब यहां पर। अब यहां पर जो है आपको जितने भी आपके की ऑफिसर्स हैं, राइट, ट्रस्टीज, सेक्शन 8 के डायरेक्टर्स या आपकी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी वर्क प्रोफाइल है उनका उनका कंप्लीट वर्क प्रोफाइल आपको रेडी रखना है। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको रेडी रखना है। उनका आधार आपको रेडी रखना है। ये सारी चीजें आपकी 2 MB के अंदर जो है एक फाइल, एक अटैचमेंट के रूप में आपको रेडी करना है। ध्यान दीजिएगा, की ऑफिसर्स की डिटेल आपको बनानी है, सीरियल नंबर, वहां पर फिर नाम, राइट, उनका पद क्या है ना। तो गवर्निंग बॉडी के जो भी पद होते हैं, जो भी आपने अपने सेक्शन 8 के अंदर बनाए होंगे, सोसाइटी के अंदर बनाए हैं, ट्रस्ट के अंदर भी होते हैं ना, तो वो उनका वर्क प्रोफाइल क्या है ये एडिशनल आपको जरूर नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने उनका पद डाल दिया, अब उनका वर्क प्रोफाइल, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या है। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों मेंशन करने हैं आपको। ठीक है, और उनका आधार नंबर भी आपको मेंशन करना है, पैन नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा साथ में, नो इश्यू। चलिए जी, यहां पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको रेडी करके रखना है। पीडीएफ के अंदर होना चाहिए, 2 MB तक की फाइल होगी ये, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस तो आपको रेडी रखने हैं अपने इस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के नाम पर, राइट। अब डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी कर चुके, राइट, डॉक्यूमेंटेशन हमने रेडी कर लिए। यहां पर अब नेक्स्ट पार्ट आता है, एजेंसी बेस्ड कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। ये हालांकि आपको कुछ चीजें हैं जो आपको रेडी नहीं रखनी है अभी, जो आपको करवाई जाएंगी कंप्लीट। कौन से हैं वो डॉक्यूमेंटेशन? ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आपका, राइट, ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है ईसीएस फॉर्म वाला, ये हम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करवाएंगे, राइट। इसको आप छोड़ दीजिएगा फिलहाल, राइट, इसको आप फिलहाल जो है छोड़ दीजिएगा, इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। बाकी के डॉक्यूमेंटेशन जो बता रहा हूं वो आपके रेडी होने चाहिए। कैंसिल चेक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, राइट। पैन कार्ड की कॉपी, संस्था के पैन कार्ड की कॉपी आपकी 2 MB तक की फाइल में होनी चाहिए आपकी। ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट जितनी भी हैं, जितनी भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट है पिछले 3 साल की, उनकी भी एक जो है कॉपी आपकी रेडी हो, मर्ज की हुई फाइल हो। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको स्टार्ट करना है, पीछे वाले से फिर नेक्स्ट, और फिर ये जो लास्ट गया मतलब मतलब सबसे लास्ट ईयर से स्टार्ट करनी है, और बढ़ते क्रम में इसको आप बनाकर लेकर आएंगे। 20 MB तक की फाइल ये रखनी है, ध्यान रखिएगा। ऑडिट स्टेटमेंट लंबी होती है हमारी, है ना, तो इसमें 20 MB तक की फाइल आपको रेडी करनी है। रजिस्ट्रेशन, कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग दर्पण में आपको लॉगिन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि दर्पण पोर्टल पर अपडेट आ गए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, या चैनल पर आई बटन पे हम क्लिक करवा देंगे आपको। ध्यान रखिएगा वो भी आपको रेडी करना है, राइट। अपना दर्पण लॉगिन कर लीजिएगा और वहां से जो अपना अपडेट है, यानी कि जो सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड होता है, उसको आप रेडी रखिएगा। 2 MB तक की फाइल वो वहां से डाउनलोड होती है ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी साइज ज्यादा है आपका तो उसको 2 MB में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास अवेलेबल है तो यहां पर लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा देना, क्योंकि ये आपके लिए फिर बेनिफिशियल रहेगा, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इसको लगाइए बिल्कुल, ठीक है, इसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। चलिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो सेक्शन 8 है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाली, उनको 12A अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारे उसमें, हमारे ये जो संस्थान है उनमें अभी ऐसी कोई भी संस्थान नहीं है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हो। चलिए जी, ये डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाएंगे सर आपके कंप्लीट। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की। काफी सारे साथी हैं जिनके पास प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है रेडी होते हैं, राइट। मैं इससे संबंधित एक वीडियो भी आपको दे दूंगा, उसे देखकर आप लोग जो है अपना कंप्लीट कर लीजिएगा प्रपोजल। प्रपोजल आपको रेडी करना है, ध्यान रखिएगा।
प्रपोजल के अंदर होना क्या चाहिए पहले ध्यान रखिएगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इसके लिए कोई फाइल साइज नहीं है, एक मैक्सिमम साइज, सिर्फ आपको एक प्रपोजल रेडी करना है, राइट। और उसको रेडी करके रखिएगा, उसकी पीडीएफ और वर्ड फाइल दोनों आप रेडी रखिएगा। वर्ड वाली जो फाइल है उसमें से हम डाटा कॉपी करते जाएंगे, यहाँ पेस्ट करते जाएंगे, लाइव एप्लीकेशन चलेगी ये, ठीक है जी। एड्रेस टू, है ना, किसको एड्रेस की गई है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, प्रपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगी, है ना, बेनिफिशियरी डिटेल्स क्या है उसकी, और ब्रीफ अबाउट ऑफ द टारगेट, है ना, टारगेटेड बेनिफिशरीज के का जो ब्रीफ रिकॉर्ड है वो भी आपका जो है रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और साथ साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेथोलॉजी ऑफ द सिलेक्शन, राइट, बेनिफिशियरी के लिए कौन सा आपने मेथोलॉजी यूज की है सिलेक्शन के लिए उनके, और प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहेगी, और प्रोजेक्ट की प्रपोज टाइमलाइन क्या रहेगी, राइट, ये आपको देने हैं। गोल्स से संबंधित, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में चलिए, प्रपोजल बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन आपको जो रिक्वायर्ड होगा, ये हम चलिए बाद में करेंगे, इसको पहले अब इसको समझ लेते हैं, पहला जो पार्ट हमने कंप्लीट किया इसको समझ लेते हैं। ये जो प्रपोजल आपको लिखना है, ये प्रपोजल किस पर बेस्ड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रपोजल्स की काफी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ इनिशिएटिव का आपका प्रोजेक्ट हो, उसके लिए आप अपना प्रपोजल लगा सकते हैं, लाइक आपका मल्टी बेडेड हॉस्पिटल है, उसके लिए प्रपोजल आप दे सकते हैं रेडी करके। मेडिकल वैन का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। स्वच्छ भारत इनिशिएटिव है अगर आपका कोई, तो उससे भी रिलेवेंट आप यहां पर प्रपोजल अपना रेडी कर सकते हैं। क्लीन वाटर का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप लगा दीजिए। वाटर एटीएम आपको लगाना है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको टॉयलेट्स रेडी करने हैं, कंस्ट्रक्शन करना है टॉयलेट्स का, है ना, या उनको रेनोवेट करना है, उसका भी आप प्रपोजल यहां पर दे सकते हैं। रिस्टोरेशन करना है आपका, ब्यूटिफिकेशन करना है आपको किसी भी जो है हिस्टोरिकल प्लेस को, पब्लिक प्लेस को, या हेरिटेज स्ट्रक्चर को, तो वो उसके लिए भी आप अपना प्रपोजल रेडी करके दे सकते हैं। नोट करते जाइएगा। क्लीन एंड सस्टेनेबल स्ट्रीट जो लाइटिंग प्रोजेक्ट होते हैं, राइट, स्ट्रीट लाइटिंग का कोई प्रोजेक्ट है आपका, सोलर लाइटिंग का कोई प्रोजेक्ट है, विलेज का, रिमोट विलेजेस का, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रिमोट विलेजेस के लिए वर्क करना है आपको, ये वाला कौन सा, स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट वाला। तो स्ट्रीट लाइटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका रिमोट विलेज के लिए, वो आप यहां पर दे सकते हैं। रिवर बैंक क्लीनिंग प्रोजेक्ट हो, यानी कि जैसे कुएं खोदना, नल, है ना, स्थापित करना, या नदी के किनारे की सफाई करना, इस टाइप का कोई भी प्रपोजल हो आपका, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। नदी नाले पोखर की सफाई का अभियान हो, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका। इन्वायरमेंट इनिशिएटिव हो आपका कोई भी, वो भी आप दे सकते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप उसको लगा सकते हैं। आप सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। आप स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, वैल्यूज करोड़ों में हो, कोई दिक्कत नहीं, सब लाइव एप्लीकेशन कराएंगे आपको, राइट। स्कूल कॉलेज का आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट हो, तो वो आप दे सकते हैं। हालांकि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस अलग रहेंगी, जिसको हम नीचे अभी रीड आउट करने वाले हैं, है ना, जिसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड होगा। स्किल डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूथ इंपावरमेंट प्रोजेक्ट हो आपका, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट प्रोजेक्ट हो आपका, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इनफॉर्मल एजुकेशन के हमारे बहुत सारी संस्थाएं जो इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि कहीं पर बालशालाएं लगाती है, जगह जगह टीचर्स भेजती हैं अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो एकल विद्यालय जो प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल स्कूल प्रोजेक्ट, वो आप बना सकते हैं। उसके लिए भी आप यहां पर जो है ग्रांट लगा सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट पे भी आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का आपका ग्रांट प्रपोजल है, उसके लिए अब आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर आपको खोलना है, तो भी आप इसके लिए अपना प्रपोजल रेडी कर सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है आपको अगर किसी भी रूरल हाउस होल्ड का, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर मकान होते हैं उनका सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और डिजिटल एजुकेशन अगर आपको प्रोवाइड करनी है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो उससे रिलेवेंट भी अपना कोई भी प्रपोजल आप रेडी कर सकते हैं। तो प्रपोजल रेडी करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहां पर बता दी हैं आपको। अब बात करते हैं प्रपोजल बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या आपको रेडी करना है। इनसे संबंधित कोई भी अपना एक प्रपोजल आप रेडी रखिएगा, राइट। रेडी मतलब रेडी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हम इस जो अपना ये मार्च महीना है, इसमें हम एज एन इम्प्लीमेंटेशन रजिस्ट्रेशन जो अपना जो चल रहा है वो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जैसे इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट,
वैसे ही हम इसका जो है एप्लीकेशन अपना रेडी करेंगे। तो तब तक आपके पास पूरा पर्याप्त टाइम है, हफ्ते 10 दिन का, अपना प्रपोजल रेडी करवाने के लिए। चलिए जी, अपना प्रपोजल रेडी रखिएगा। सिमिलर प्रोजेक्ट अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर कोई भी कर रखा, जो भी आपने एक्टिविटी की है, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक्टिविटी प्रोफाइल अगर आपका सॉलिड है तो बहुत कुछ सॉलिड है ना। तो उससे संबंधित आपकी फाइल अपनी 10 MB तक की आप रेडी रखेंगे, राइट। जो भी थर्ड पार्टी असेसमेंट्स हैं, है ना। अब लोग कहेंगे सर थर्ड पार्टी असेसमेंट या प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के असेसमेंट होते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट, वो कैसे होते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, इसके बारे में तो हमें नॉलेज ही नहीं है। तो आपको जो वीडियो दी है ना, कौन सी, एक्टिविटी प्रोफाइल वाली, जिन्होंने पूरी देख ली है ना, उनके समझ में आ गया होगा, उनके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है ना। तो नहीं देखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, अपना एक्टिविटी प्रोफाइल वैसा रेडी कर लेना, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी जरा भी। ठीक है जी। चलिए जी, ये हो गया आपका डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस सपोर्ट इस एजेंसी से जिससे हम ग्रांट अप्लाई करने वाले हैं। तो इसका नाम एक्सपायर हो ही जाएगा जब हम आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन वाला। तो इसका नाम रिवेल हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर आपने पहले से कोई ग्रांट ले रखी है तो उसके बारे में आपको अपना विवरण दे देना है। डिटेल्स ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द एजेंसी इन द रिसेंट पास्ट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा, उसकी फाइल आपको अलग बनानी। ये तो थे जी आपके प्रपोजल बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि गोल और इनिशिएटिव्स को आपके जो है, गोल और ऑब्जेक्टिव्स को जो है आपके डिफाइन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली तरफ, अदर प्रपोजल डिटेल्स में क्या क्या चाहिए आपके। ध्यान देखिएगा, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ आप ये कहेंगे सर ये सारी चीज मैंडेटरी है क्या, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर रूप से मेंशन है, दीज आर नॉट मैंडेटरी। अगर आप कहें जी इंपैक्ट असेसमेंट मेरे पास नहीं है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, सर बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो जरूर रखिए। देखिए, जो चीज आप एडिशनल देंगे उसका फायदा आपको मिलेगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है आपके पास, लेकिन आपको लिखना नहीं आता, आपको पता ही नहीं इसके बारे में, वो वीडियो देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए जी, अब बात करते हैं डिटेल्ड ऑफ द प्रपोज्ड CSR प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो डिटेल्ड प्रपोजल है आपका, जिसको आप लेने वाले हैं या इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। 20 MB तक की फाइल, यानी कि जो प्रपोजल आपने लिखा है उसका PDF आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ब्रीफ अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब प्रोजेक्ट आप लिखेंगे तो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपके प्रोजेक्ट के आपको पता होंगे, ठीक है, वो आपको लिखने हैं, लेकिन उसके लिए कोई अलग से PDF आपको नहीं लगाना है। चलिए जी, यहां पर अब रिपोर्ट ऑफ नीड असेसमेंट। अब इसका नीड असेसमेंट क्या रहेगी, बेसलाइन सर्वे का क्या रहेगा इसका, है ना। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे आप अपने प्रपोजल का, वो भी आपको मेंशन करना है। और उसकी जो आपका जो मेथोडोलॉजी आप यूज करने वाले हैं असेसमेंट के लिए या बेसलाइन सर्वे के लिए, उसकी आपको अलग से फाइल रेडी करनी है। यानी कि वही जो PDF आपका है ना, उस PDF में से ये जब हिस्सा आएगा नीड असेसमेंट वाला, है ना, और बेसलाइन सर्वे वाला, तो इसका PDF का आप अलग से प्रिंट ले लेंगे, बस दैट्स इट, वही है। डिटेल्ड अबाउट द फिजिकल एंड सोशल माइलस्टोन्स, क्या क्या रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के, वो आपको मेंशन करने हैं। डिटेल्ड टाइमलाइन क्या रहेगी प्रपोजल की, वो आपको मेंशन करनी है। बजट एस्टिमेट क्या रहेगा प्रपोजल का, उसका डिटेल्ड ब्रेकअप वो आपको देना है, और उसको अलग से आपको फाइल के रूप में भी अटैच करना है, जिसका मैक्सिमम साइज 50 MB तक हो सकता है। कंपैरेटिव प्राइस स्टेटमेंट। अब मान लीजिए कोई भी आपके यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यूएशन लग रही है, तो उसका प्राइस स्टेटमेंट जो है वो कंपैरेटिव रूप से आपको वो भी देना है कि भाई अगर हम इस काम को वैसे करते तो इतना खर्च आता, और हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना खर्च, इतने में हम इसको निपटा रहे थे ना। तो हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर दम है तो बहुत कुछ है, राइट। तो 5 MB तक आपको इसका भी आप चाहे तो कंपेरेटिव प्राइस स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर जो है अपना रेडी कर सकते हैं। MOA, कॉपी ऑफ MOA फ्रॉम पब्लिक सेक्टर डन ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट इफ एनी। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है पब्लिक सेक्टर पे प्रोजेक्ट जो है डन हुआ है, राइट, उसका MOA अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वो यहां पर अटैच कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा जब हम एप्लीकेशन करेंगे, तो हम लोग इसको भी लगाएंगे वैसे, राइट। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, ये हो गया जी आपका प्रपोजल वाला काम रेडी, राइट। अब बात करते हैं, कुछ रह गया शायद हमारा, हाँ जी, ये पॉइंट्स रह गए हैं। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विच कुड नॉट बी कंप्लीटेड एंड फोरक्लोज्ड। ऐसे कोई प्रोजेक्ट अगर आपके हैं, है ना, कि भाई जो कंप्लीट नहीं हो सके, है ना,
तो वो आपको उसकी डिटेल देनी है, लेकिन उसका पीडीएफ नहीं चाहिए। व्हाट इज द मेंशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, है ना, एक्टिविटीज और बेनिफिट्स का, है ना, उसके कनेक्शन का, तो वो आपको रेडी करना है। तो वो प्रपोजल का पार्ट है। आप इसको समझकर जो है पूरा अपना प्रपोजल जो है आप रेडी कीजिएगा। हालांकि जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे आपका, तो जब इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे होंगे तो वहां भी ये सारी गाइडलाइंस अवेलेबल होंगी, तो उनको पढ़ के अपना प्रपोजल आप रेडी कर लीजिएगा, राइट। Documentation of duplicate the funding sources for the total fund of the project under reference other than this detailed of the amount funded by each organization। तो एक हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो भी आपके फंडिंग सोर्सेस होते हैं ना, तो उनकी एक अलग से बजट की एक तालिका बनती है, भाई आपने कब कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, कितने का प्रोजेक्ट आपको मिला, तो उससे संबंधित एक तालिका आपको बनानी होती है, राइट। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम जब अपनी संस्थाओं को करवाएंगे तो हम उनको बताएंगे कैसे इसको हमें प्रिपेयर करना है। हाउ सस्टेनेबल ऑफ द प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी को आपको प्रूव करना है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर आप इसको भरते हैं तो इसके लिए आपको 2 MB की फाइल जो है आप इसकी रेडी कर सकते हैं। और जो अंडर विच सेक्टर ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 द प्रोजेक्ट इज कवर्ड। तो ये जो है पार्ट, ये कई बार आता है, अब हर जगह पूछा जाएगा, तो आपको शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ लेना है। उसके अंदर कौन से पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया, मतलब जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले, मान लीजिए वो लाइवलीहुड का है, तो लाइवलीहुड वाला लाइवलीहुड शब्द किस लाइन के अंदर मेंशन किया हुआ है, बस वो आपको टिक करवा के उसको हाईलाइट करके आपको यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है, या लिखना होता है उस सेक्शन को, ठीक है। तो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी है। चलिए जी, ये हो गया आपका कंप्लीट साहब। अब ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है ना, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, उनको क्या करना है। जो भी ओनरशिप ऑफ लैंड है, लीज पर ले रखी है आपने, एग्रीमेंट का रखा है ना, उसकी कॉपी सबमिट करनी है, मैंडेटरी है। 50 MB के अंदर फाइल होनी चाहिए। अप्रूव कंस्ट्रक्शन मैप होना चाहिए, है ना, आर्किटेक्ट के द्वारा ड्यूली साइंड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, है ना, एनओसी होनी चाहिए आपके पास गवर्नमेंट की, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इस हिसाब से फ्लोर वाइज प्लान होना चाहिए आपका बिल्डिंग का, जैसे स्कूल का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं तो उसके लिए अपना ये प्लान वगैरह का रेडी कर लीजिएगा। डिटेल्ड बजट एस्टिमेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लान, कंस्ट्रक्शन प्लान का बजट अलग से बनता है आपका, है ना। ड्राइंग एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के बिल वगैरह के हिसाब से सब कुछ जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी आपको देना। 200 MB तक की इसकी फाइल आप बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए आपका, जैसे लैंड यूज कन्वर्शन, है ना, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अगर आप है तो लैंड यूज कन्वर्शन जो आप लेते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना है कि भाई आपके, जैसे हम कहते हैं ना एनओसी, एक तरीके से होती है कि भाई आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मतलब लैंड यूज कन्वर्जन जिसे बोलते हैं हम, जो लोग डील करते हैं इन सब चीजों को पता होगा उनको। कई बार क्या होता है, हमारा कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पर हम कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं, हम स्कूल खोलने वाले, तो उसके लिए हमने एक एनओसी अलग से लेनी होती है कि भाई इस भूमि का आप इस जो है व्यापारिक उपयोग के लिए आप कर सकते हैं उसको यूज। वो जो एनओसी होती है ना, वो चीज आपको यहाँ पर चाहिए होती है। तो वो 50 MB तक की फाइल है, उसको आपको रेडी रखना है, राइट। जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा ये फाइलें अपनी आप रेडी कर लीजिएगा। अब कैपिटल आइटम्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो भाई उनके आ, उसके बारे में आपको कुछ बताना है कि भाई ये कैपिटल आइटम्स क्यों रिक्वायर्ड हैं, है ना, बेनिफिशरीज के लिए। व्हाट इज द लाइफ ऑफ द कैपिटल आइटम। आप कोई भी कैपिटल आइटम खरीद रहे हैं, उसकी लाइफ क्या रहेगी। मान लीजिए हमारे किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई हम सैनिटरी की मशीन खरीद रहे हैं, है ना, तो उसकी लाइफ क्या रहेगी, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी, है ना। ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है, उसकी 3 कोटेशन देनी होती हैं जिन पर जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड हो, है ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी वाला बिल देना है आपको, जी बिल इन द सेंस बिल नहीं, कोटेशन देनी है आपको, है ना। तो जीएसटी सहित आपको कोटेशन इसकी जो है आपको रेडी रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन तो आपको रखने साहब रेडी। जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगी आपके इस चैनल पर, जब आप इसको देख रहे होंगे, है ना, उस दिन से अगले 3 या 4 दिनों के अंदर जो मेन बेसिक डॉक्यूमेंटेशन थे आपके ऊपर वाले प्रोजेक्ट वाले को छोड़कर, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को छोड़कर, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी होने चाहिए। हम आपको जो है एक ऑनलाइन प्रोसेस करवाएंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के साथ हम आपको रजिस्टर करना सिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन लाइव करवाया जाएगा। इंटीमेशन आपके जो संबद्ध संस्थाओं का जो ग्रुप है उसके अंदर डाल दी जाएगी। लाइव आपको जुड़ना है, क्लासेस दोबारा रिपीट नहीं होंगी, दोबारा फोन कॉल्स पर या स्पेशल किसी को कोई कंसल्टेंसी नहीं दी जाएगी अलग से कि सर आप मुझे इसमें हेल्प कर दीजिए, ये चीज मैं भूल गया हूँ, ये चीज मुझे पता नहीं है। फिर आपको वेट करना होगा, अगर आप ये क्लास मिस कर देते हैं फिर आपको वेट करना होगा 5, 7, 10 दिन का, जब ये वीडियो
जो हमारी लाइव एप्लीकेशन की उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, जब वो पब्लिश की जाएगी चैनल पर, तब उसको देखकर आपको फिर से उसको प्रोसेस करना होगा। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, 5 से 7 दिन में जो वीडियो है वो आपके साथ पब्लिश कर दी जाएंगी। तब आप उसको देखकर जो है अपना ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद जैसे ही हम अपने प्रपोजल सबमिशन की जब हम प्रोसेस अपनी संस्थाओं को करवाएंगे, तो उसका भी एक रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो खैर, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट मैंने ही इस वीडियो के ऑफ करे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, वो समय रहते राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का जो है सदस्य बन सकती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर चल रहा है। तो मार्च 31 तक काफी सारे आकर्षक ऑफर लगे हुए हैं मेंबरशिप एफिलिएशन पर भी। तो आप उसके हिसाब से अपना एफिलिएशन भी आप जो है चाहे तो प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।